हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया पेप्टिक अल्सर के अंदर जो ड्रग्स यूज में लिए जाते हैं उनके बारे में बात की है अपन ने, ड्रग्स यूज इन द पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक तो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके, जिसको अपन एंटा एसिड्स बोलते हैं। उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट्स, ये सारे ड्रग्स दिए जाते हैं। दूसरा मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि वो ड्रग्स जो गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन को ही कम कर देते हैं, वह उनके अंदर हाइड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, मस्करीन एंटागोनिस्टिक वो सारे प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रो जो H2 रिसेप्टर है, हिस्टामिन रिसेप्टर जिसको बोला जाता है, H स्टैंड फॉर हिस्टामिन रिसेप्टर, उसके अंदर सेमेंटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन्स, रोक्साटिडीन्स और निजाटिडीन्स ये ड्रग्स यूज में लिए जाते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के लिए जो ड्रग्स यूज में लिए जाते हैं वो ओमिप्राजोस, लेनाप्राजोस, एसोमोप्राजोस, पेंटाप्राजोस और रेबीप्रामोजोस के बारे में बात की थी अपन ने। मस्करीन एंटागोनिस्टिक के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे अपन ने बात की थी कि पायरिन जेपिन्स और जो टेलिन जेपिन्स हैं ये यूज़ में लिए जाते हैं। और फिर अपन ने थर्ड बात की थी कि अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सुकराल, फैक्ट्स और बिस्मुथ कंपाउंड्स भी यूज़ करते हैं अपन। और कुछ अदर ड्रग्स भी थे, कार्बिजोल्स, सिसाप्राइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे थे। फिर अपन ने देखा था उस वीडियो के अंदर हीलिंग्स के बारे में कि हीलिंग्स दो तरह से होती है, एक स्पॉन्टेनियसली हीलिंग्स और एक ड्रग्स की वजह से हीलिंग। करेक्ट। वो सारी चीज़ें अपन ने पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो अगर आप ट्रीटमेंट के बारे में जब भी अपन बात करेंगे। यहाँ पे भी मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा। मैंने वहाँ पे बताया था और फिर दोबारा बता रहा हूँ कि पेप्टिक अल्सर है, उस पेप्टिक अल्सर के अंदर तीन चीज़ें पढ़नी पड़ती है। सबसे पहले डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड अपन कोज के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो पेप्टिक अल्सर है ये पैथोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर और फार्माकोलॉजी के अंदर, तीनों के अंदर पूछा जाता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। या जो इससे पहले वाला जो वीडियो था ड्रग्स यूज इन द पेप्टिक अल्सर, वो फार्माकोलॉजी का पेप्टिक अल्सर कंप्लीट हो गया। ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर पेप्टिक अल्सर की फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। और इससे एक नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा मैं पेप्टिक अल्सर का, थर्ड वीडियो, जिसके अंदर पैथोलॉजी, जितनी भी पैथोलॉजी है उसकी पेप्टिक अल्सर की, वो सारी की सारी कवर करवाऊँ। करेक्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जानते हैं कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो स्टोमक और हमारी जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा अगर बात करूं तो वहाँ पे एक मतलब एक जहाँ वो बर्निंग हो जाए अगर इनके अंदर, इनके कुछ एरिया के अंदर, और जल जाए, मतलब ये एक तरह से, या फिर छाले पड़ जाए हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक जूस का जो एक्शन है, जो डाइजेशन एक्शन है, वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उस पर वो कोज होगा। करेक्ट। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है कि पेप्टिक अल्सर इज एन द एक्सक्रोटेड एरिया ऑफ स्टोमक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। एक्सक्रोटेड एरिया का मतलब क्या है? एक्सक्रोटेड का मतलब है कि बर्निंग होना या जल जाना। करेक्ट। तो हमारी स्टोमक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का वो एरिया जहाँ पे छाले पड़ जाते हैं या जल जाता है, उसको अब पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो गैस्ट्रिक एसिड का जो एक्शन होता है वो डाइजेशन का उस पर ये कोज करता है। करेक्ट। अब उस पर इफेक्ट पड़ता है इसका। कोज की अगर मैं जब भी बात करूं तो पांच तरह से कोज पड़ेंगे। करेक्ट। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है सारे के सारे। एक पेप्टिक अल्सर की मैं जब भी बात करूँ ना तो पेप्टिक अल्सर क्लिनिकल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है। इस साल की अगर मैं बात करूँ 2022 की, तो जो 20 बैच का जो पेपर हुआ था, मेन पेपर यूसी का फर्स्ट ईयर का, आरयूएचएस का, तो वहाँ पे एक पेप्टिक अल्सर का एक क्लिनिकल क्वेश्चन आया था। तो क्लिनिकल काफ़ी चांसेस है, बहुत सारी जो पेप्टिक अल्सर है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पूछा जाता है। करेक्ट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। डाइजेस्टिव हमारे सिस्टम और जीआईटी की अगर बात करूं तो पेप्टिक अल्सर एक क्लिनिकल्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कोज की अगर मैं बात करूं
तो एक्सेस करता ये 5 तरह से इसके कोज हो सकते हैं। पहला है कि अगर एसिड का सेक्रेशन ही एक्सेस हो जाए, तो मैंने बताया था कि अगर एसिड का सेक्रेशन ही एक्सेस हो जाए तो वहां पे सिमेंटिडीन्स, रेनिटिडीन्स, फेमोटिडीन्स, रोक्साटाइन्स और जो एक निजाटिडीन्स दिया जाता है। रेनिटिडीन्स, ओमिप्राजोल्स, ये सारे दी जाती है सॉरी उसके लिए। और ये जो ओमिप्राजोल्स है, तो एक्सेस सेक्रेशंस के अंदर अपन ने देखा कि चीज़ें देखी थी अपन ने कि जो हिस्टामिन रिसेप्टर हुआ और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मस्करीन हुआ, तो वो सारे आएंगे, जैसे रेनिटिडीन्स, ओमिप्राजोल्स, लेनोप्राजोल्स। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो जो रेनिटिडीन्स की अगर मैं जब भी बात करूं, तो जो रेनिटिडीन्स है ये एक तरह का क्या है, एक एंटी हिस्टामिन्स एजेंट्स है, जो एक एचसीएल का या फिर ऐसा बोलूं कि जो एसिड का जो सेक्रेशन होता है ना, उसको कम कर देता है। ओमिप्राजोल्स की अगर जब भी बात करूं, तो कोई भी एसिडिटी वाला बंदा होता है या पेप्टिक अल्सर वाला अगर बोला जाता है, छाले होते हैं किसी के अंदर या पेट में जलन होती है, तो आप कहीं पे भी देख लो ओमिप्राजोल तो देंगे ही देंगे। ओमिप्राजोल क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए ओमिप्राजोल्स दी जाती है, करेक्ट। तो ओमिप्राजोल्स क्या करती है कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है उसको क्या करता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, और उस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और कुछ और भी ड्रग्स है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की, जैसे लेनाप्राजोल्स, एसोमोप्राजोल्स, पेंटाप्राजोल्स और रेबिप्राजोल्स, सारी के सारी प्राजोल्स है, बट मोस्ट कॉमनली जो मार्केट्स के अंदर अवेलेबल होती है वो ओमिप्राजोल्स दी जाती है, जो हर जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर जगह अवेलेबल होती है, करेक्ट। उसके बाद में थर्ड अपन बात करें हेलिकोबैक्टीरियम पायरोलिक इन्फेक्शन की बात करें, तो ये सबसे जो मेन कोजेस 75% जो पेप्टिक अल्सर जो होता है ना, वो एक हेलिकोबैक्टीरियम पायलोरिक इन्फेक्शन की वजह से होता है, करेक्ट। अब जो हेलिकोबैक्टीरियम पायलोरिक इन्फेक्शन की अगर मैं जब भी बात करूं, ये क्या करता है कि जो गैस्ट्रोड्यूडेनल जो बैरियर होता है जो वो डिग्रेड हो जाता है, अब उसको ये मेंटेन करता है, करेक्ट। मतलब अगर एसिड का सेक्रेशन ज़्यादा और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बैरियर का डिग्रेडेशन हो जाए, ये दोनों आपस में बैलेंस रहते हैं, करेक्ट। तो अब जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का बैरियर अगर डिग्रेड हो जाए, है कि नहीं, तो डिग्रेड हो जाता है, तो उसके लिए कुछ कंपाउंड्स है जो यूज में लिए जाते हैं, जो मैंने वीडियो के अंदर पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि अल्सर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बिस्मुथ कंपाउंड्स हुआ और एक सुक्राफेक्ट्स होता है वो दिया जाता है, तो वही हमारे जो गैस्ट्रोड्यूडेनल के जो बैरियर है उसको डिग्रेड होने से बचाते हैं, करेक्ट। थर्ड अपन बात करते हैं हेलिकोबैक्टीरियल पायलोरिक की। अगर मैं जब भी बात करूं, तो सबसे ज़्यादा कोज पेप्टिक अल्सर इसी की वजह से होता है और ये इसके अंदर एक एंटीबायोटिक दी जाती है पेशेंट को। फोर्थ अपन बात करेंगे जोलिंगस एलेसन सिंड्रोम्स के बारे में बात करेंगे। तो जोलिंगर एलेसन सिंड्रोम है, ये एक तरह का ट्यूमर हो जाता है जिसकी वजह से गैस्ट्रोनोमास हो जाता है जनरली, मतलब एक गैस्ट्रिक एसिड रिलीज हो जाता है। और जो गैस्ट्रिक एसिड रिलीज हो जाएगा, तो वो गैस्ट्रिक एसिड क्या करेगा, एक तरह का हमारे मतलब एक एचसीएल का जो सेक्रेशन होता है उसके अंदर एक प्ले इंपॉर्टेंट रोल करेगा, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं जब भी बात करूं, तो जो गैस्ट्रोड्यूडेनल का जो बैरियर है, डिग्रेडेशन ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल बैरियर, ये क्या करता है कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाता, करेक्ट। और इन दोनों के, और ये जो अगर एक्स इसका सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए, मतलब एचसीएल का सेक्रेशन ज़्यादा होगा, ये इसके अंदर एचसीएल का सेक्रेशन ज़्यादा हो रहा है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवा देता, तो ये दोनों आपस में मेंटेन रहते हैं, करेक्ट। तो मेंटेन रहते हैं तो पेप्टिक अल्सर होने के चांस कम रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अदर कोज की, अगर बात करूं तो कुछ अदर भी कोज है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल की वजह से भी, और हमारे ब्लड सप्लाई अगर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर के चांसेस है। अब इसको कैसे करा जाए, स्मोकिंग की अगर मैं जब भी बात करूं, तो स्मोकिंग क्या करता है, स्मोकिंग की वजह से भाई कैसे पेप्टिक अल्सर ये कोज हो जाता है। तो ये जो स्मोकिंग करते हैं अपन, ये जिसकी वजह से हमारा जो नर्व का जो स्टिमुलेशन हो जाता है वो बढ़ जाता है। अब जब नर्व का स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर के भी चांस होते हैं, करेक्ट। तो स्मोकिंग की वजह से पेप्टिक अल्सर के भी चांस होते हैं, हमारे जो नर्व का स्टिमुलेशन बढ़ा देता है। तो स्मोकिंग को अपन रिड्यूस करके या स्मोकिंग को ख़त्म करके हम पेप्टिक अल्सर से बच सकते हैं, करेक्ट। दूसरी कोज की अगर मैं बात करूं, अल्कोहल के बारे में बात करता हूं। अगर अल्कोहल की मैं जब भी बात करूं, तो अल्कोहल
की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल की वजह से भी पेप्टिक अल्सर होने के चांस होते हैं। कैसे? जो अल्कोहल की अगर बात करूं तो अल्कोहल क्या करता है कि एक जो म्यूकोसल जो बैरियर होता है उसको क्या है ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर के चांस होते हैं। अब हम अल्कोहल को भी अगर रिमूव कर दे, अगर हम कंज्यूम नहीं करें अल्कोहल, जिसकी वजह से वह पेप्टिक अल्सर के जो चांस है वो कम कर सकते हैं अपन होने के। थर्ड अपन बात करें, ब्लड सप्लाई अगर हमारी घट जाए जिसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर होने के चांस होते हैं। करेक्ट। अब नेक्स्ट अपन बात करें फोर्थ पॉइंट, कुछ अदर कोज के अंदर जैसे एस्प्रिन और NSAID नशेट्स हैं। अब NSAID की फुल फॉर्म क्या है कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। करेक्ट। अब ये जो एस्प्रिन और जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, इसको एक तरह का जो मीजो प्रोस्टोल से उसके साथ दिया जाता है। इसको NSAID जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी नसेट्स हैं, इसको नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के साथ दिया जाता है। और ये क्या है कि हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर मैं जभी भी बात करूँ तो प्रोस्टाग्लैंडिन के एक एनालोगस है। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है कि पेप्टिक अल्सर को कोज करती है। अपन ने जो ट्रीटमेंट भी देख ली है इसके, वो ट्रीटमेंट भी यहाँ की यहीं देख ली है अपन ने साथ में। और अगर ट्रीटमेंट को डिटेल में देखना है आपको तो प्रीवियस वीडियो में जाइए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और एक और वीडियो बनाऊंगा मैं पैथोलॉजी के लिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर इसका रिवीजन है ना यार, हम ओनली 2 मिनट के अंदर रिवीजन कर सकते हैं। क्या? देखो, पेप्टिक अल्सर आ गया। पेप्टिक अल्सर जैसे ही आया, मैं फास्ट रिवीजन करता हूँ। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर यही होता है कि हमारे स्टोमक और जो हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है उसके अंदर छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर कोज हो जाता है। करेक्ट। और दूसरी बात की जाए तो ये क्या करता है कि जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड का जो सेक्रेशन हो जाता है वो घट जाता है। कोज की अगर मैं जब भी बात करूँ 5 तरह से कोज हो जाता है। अगर एसिड का सेक्रेशन अगर बढ़ जाए, मतलब HCl का सेक्रेशन बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम एक रेनिटिडीन्स और ओमेप्राजोल दी जाती है। जो रेनिटिडीन्स की अगर मैं जब भी बात करूं तो ये एक जो एंटी हिस्टामिन्स जो एजेंट्स होता है वो उसका वो क्या करता है, एक HCl का सेक्रेशन घटा देता है। ओमेप्राजोल्स क्या करता है कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर है। और सेकंड अगर बात करूं डिग्रेडेशन ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनाइल बैरियर की, ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवा देता। थर्ड अपन बात करते हैं 75% जो कॉज होता है पेप्टिक अल्सर का, वो हेलिकोबैक्टीरिक पाइलेरिक इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। ये क्या करता है कि जो गैस्ट्रोड्यूडेनल बैरियर का जो डिग्रेडेशन होता है वो कॉज करता है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो इस हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरिक के लिए एक एंटीबायोटिक दी जाती है। तो फोर्थ अपन बात करते हैं जोलिंगर एलोसन सिंड्रोम्स, जो अपन ट्यूबर कॉज कर देता है और गैस्ट्रोनोमास हो जाता है, मतलब गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होगा, जो गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होगा जिसकी वजह से वो एक HCl का के सेक्रेशन में एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करवाएगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो अदर कोज की अगर बात करूं तो स्मोकिंग को हम रिमूव करके, अल्कोहल को हम रिमूव करके, ब्लड की सप्लाई कम करके और एस्प्रिन और नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देके भी हम क्या है कि पेप्टिक अल्सर है उसको कम कर सकते हैं। करेक्ट। तो अगर ये सारी चीजें अपन देखते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और इसके जो नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। और फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर दूंगा। दोनों का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।